चलिए आ जाइए। कहां तक बताए हुए थे? लॉर्ड मेयो तक। लॉर्ड मेयो तक बताए हुए थे, ठीक है। लॉर्ड मेयो से आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक आध गो क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। तो 1857 की क्रांति किस वायसराय के समय हुई? लॉर्ड कैनिंग के समय हुई है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पहली बार जनगणना किसके समय हुआ? लॉर्ड मेयो के समय हुआ है। राजहड़प नीति से कौन संबंधित? लॉर्ड। नरबली प्रथा का अंत किसने किया? आए आए क्या? नरबली प्रथा को समाप्त किसने किया? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। लॉर्ड हार्डिंग। दास प्रथा का अंत किसने किया? लॉर्ड एलन बरो ने किया। लॉर्ड एलन बरो ने किया। इसके बाद आगे बताइएगा, सती प्रथा का अंत किसने किया? कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की नींव किसने रखी? लॉर्ड विलियम। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध किसके समय हुआ? लॉर्ड एम हर्ट्स। लॉर्ड एम। बैरकपुर का सिपाही विद्रोह किसके समय हुआ? आए? लॉर्ड एम हर्ट्स। लॉर्ड एम हर्ट्स के समय हुआ। बेल्लौर का सिपाही विद्रोह किसके समय हुआ? आए? सर जॉर्ज वारले। सर जॉर्ज वारले। चलिए आ जाइए। आधुनिक भारत का थोड़े था टेस्ट, मध्यकालीन भारत का टेस्ट था। एगो लिख रहा है आधुनिक भारत में 93 आया सर। एक तो उसको पते न है कि आज कौन चीज का टेस्ट था। आया था ओ 93। आधुनिक भारत का टेस्ट न था तो कहां से आएगा? सही है तो बोलते हैं बिट्टू सर। चलिए आ जाइए। ये सी लगेले, ये सी फेसी काम का है। चलिए हटाइए यहां से कमेंट। क्लास मत काटिएगा। हाँ देखिए, लॉर्ड मेयो के बाद अगले जो भारतीय वायसराय बने हैं उनका नाम है लॉर्ड नॉर्थब्रुक। लॉर्ड नॉर्थब्रुक। लॉर्ड नॉर्थब्रुक जो लॉर्ड नॉर्थब्रुक है, इसका शासनकाल है 1872 से 1876। नॉर्थब्रुक का शासनकाल है 1872 से 1876। नॉर्थब्रुक के समय कई सारी घटनाएं घटित हुई है। एक तो नॉर्थब्रुक के समय घटित होने वाली एक घटना यह है कि सुएज नहर खुल गया। सुएज नहर ओपन हुआ, और जब सुएज नहर ओपन हुआ तो इससे भारत और यूरोप के बीच 7000 किलोमीटर दूरी में कमी आई। और जब 7000 किलोमीटर दूरी में कमी आई तो उससे भारत और यूरोप के बीच व्यापार में वृद्धि हुई। देखिए, अगर आप मानचित्र पर आएंगे तो आप पाएंगे कि सुएज नहर यहां पर है आपको, यहां पर है आपको सुएज नहर। और जो सुएज नहर है
यह भूमध्य सागर को लाल सागर से आपस में जोड़ता है। और भूमध्य सागर से जब आप ऊपर जाइएगा तो यह यूरोप महादेश है। यूरोप महादेश के व्यापारी भारत व्यापार करने के लिए अटलांटिक महासागर के रास्ते हिंद महासागर होते हुए आया करता था। लेकिन जब सुएज नहर खुल गया और सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने लगा, तो अब यूरोप महादेश के व्यापारी भूमध्य सागर होते हुए सुएज नहर होते हुए लाल सागर होते हुए अरब सागर होते हुए भारत आने लगा। जब तक सुएज नहर खुला नहीं तब तक यूरोपीय व्यापारी अटलांटिक महासागर के रास्ते हिंद महासागर के रास्ते व्यापार करने के लिए भारत आता था। यह बहुत लंबा मार्ग हो जाता था। लेकिन जब सुएज नहर ओपन हो गया तो यूरोप और भारत के बीच दूरी में कमी हुई। 7000 किलोमीटर की दूरी में कमी हुई। 7000 किलोमीटर की दूरी में कमी हुई। और फिर भारत और यूरोप के बीच व्यापार में वृद्धि हो गई। भारत और यूरोप के बीच व्यापार में वृद्धि हो गई। और यह लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय ही हुआ था। साथ ही साथ लॉर्ड नॉर्थब्रुक की बात की जाए तो इन्होंने बड़ौदा के शासक मल्हारराव गायकवाड़ पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उसे गद्दी से हटा दिया। साथ ही साथ इन्होंने ही लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने ही यह घोषणा किया था कि मेरा उद्देश्य है अवैधानिक करों को समाप्त करना। अवैधानिक करों को समाप्त करना मेरा उद्देश्य है। यह बात लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने ही कहा था और लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने ही पंजाब में होने वाले कूका विद्रोह या कूका आंदोलन को दबाने का काम किया। इन सभी चीजों से लॉर्ड नॉर्थब्रुक संबंधित है। तो याद रखिएगा आप। तो बताइए आप हमको, किसके समय सुएज नहर के खुल जाने से भारत और यूरोप के बीच दूरी में कमी हुई जिससे व्यापार में वृद्धि हुई? लॉर्ड नॉर्थ कितना किलोमीटर दूरी? कितना किलोमीटर? बड़ौदा के शासक मल्हारराव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में गद्दी से किसने हटाया? किसने यह घोषणा किया कि मेरा उद्देश्य अवैधानिक करों को हटाना है? लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने। इसके बाद किसने पंजाब में होने वाले कूका आंदोलन को दबाने का काम? लॉर्ड नॉर्थब्रुक। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के बाद अगले भारतीय वायसराय बने, उनका नाम था लॉर्ड लीटन। लॉर्ड लीटन। लॉर्ड लीटन का शासनकाल है 1876 से 1880। लॉर्ड लीटन बहुत बड़े उपन्यासकार हुआ करते थे, कहानीकार हुआ करते थे, साहित्यकार हुआ करते थे। और इसलिए इन्हें ओवन मेरीदीथ की संज्ञा दी गई है। ओवन मेरीदीथ की संज्ञा इन्हें दी गई है। ओवन मेरीदीथ की संज्ञा इन्हें दी गई है। भले ही ये बहुत बड़े साहित्यकार, उपन्यासकार और कहानीकार हुआ करते थे, लेकिन ये एक प्रतिक्रियावादी वायसराय साबित हुए। लॉर्ड लीटन एक प्रतिक्रियावादी वायसराय साबित हुए। लॉर्ड लीटन एक प्रतिक्रियावादी वायसराय साबित हुए। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि
लॉर्ड लिटन ने लगभग हर काम भारतीयों के विरोध में ही जाकर किया है। लॉर्ड लिटन ने लगभग हर काम भारतीयों के विरोध में ही जाकर किया है। लॉर्ड लिटन के समय भारत के अधिकतर भूभाग, लॉर्ड लिटन के समय भारत के अधिकतर भूभाग अकाल ग्रस्त था। लोग दाने दाने के लिए तरस रहे थे। भूखमरी की स्थिति थी पूरे देश के भीतर। लेकिन लॉर्ड लिटन लाखों रुपया बहाकर दिल्ली दरबार का आयोजन कर रहा था, जहां एक तरफ लोग दाने दाने के लिए तरस रहे थे, वहीं दूसरी तरफ बेवजह का लाखों रुपया बहाने का काम लॉर्ड लिटन के द्वारा किया जा रहा था। और इन्हीं के समय पहली बार दिल्ली दरबार का आयोजन 1 जनवरी 1877 को हुआ था। और इस दिल्ली दरबार के जरिए महारानी विक्टोरिया को केसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई थी। इस दिल्ली दरबार के जरिए जो है ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई थी। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को जो है केसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी, केसर-ए-हिंद। इसके बाद लॉर्ड लिटन के समय 1878 ईस्वी में भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ। और 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के समय जो भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुए, इस भारतीय शस्त्र अधिनियम के तहत भारतीयों से अस्त्र शस्त्र रखने के अधिकार छीन लिए गए। भारतीयों से अस्त्र शस्त्र रखने के अधिकार छीन लिए गए। फिर लॉर्ड लिटन के समय में ही 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था। और जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था, भारतीय समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगाने को लेकर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया गया था। और विशेष तौर पर भारतीय भाषा में छपने वाले समाचार पत्र, मतलब हिंदी भाषा में जो समाचार पत्र छपता था, बंगाली भाषा में जो समाचार पत्र छपता था, गुजराती भाषा में, मराठी भाषा में, भारतीय भाषा में जो समाचार पत्र छपता था, उस समाचार पत्र, भारतीय भाषा में जो समाचार पत्र छपता था, उस समाचार पत्र को प्रतिबंधित करने के लिए ही 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया गया था। विशेष तौर पर राष्ट्रवादी समाचार पत्र सोम प्रकाश, जिसका प्रकाशन ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा किया जा रहा था, उसी समाचार पत्र को प्रतिबंधित करने के लिए जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया गया। और इस प्रेस एक्ट के तहत सोम प्रकाश को तो प्रतिबंधित किया ही गया। सोम प्रकाश के साथ साथ, और सोम प्रकाश पत्रिका बांग्ला भाषा में छपता था, इसके जरिए सोम प्रकाश को तो प्रतिबंधित किया ही गया, साथ ही साथ वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के जरिए और भी कई सारे भारतीय भाषा में छपने वाले समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगाया गया। और इस वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की वजह से अमृत बाजार पत्रिका रातों रात बांग्ला भाषा से अंग्रेजी भाषा में छपने लगा। अमृत बाजार पत्रिका बांग्ला भाषा में छपता था, लेकिन पता चला भारतीय भाषा में छपने वाले समाचार पत्र पर प्रतिबंध लग गया है, तो वह समाचार पत्र रातों रात अंग्रेजी भाषा में छपने लगा। एक द पायनियर नामक समाचार पत्र है। द पायनियर नामक समाचार पत्र ने जो है आपको वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया। तो आप कुल मिलाकर के देख सकते हैं कि जो लॉर्ड लिटन है, लिटन के समय अकाल पड़ा हुआ है, लेकिन लिटन दिल्ली दरबार का आयोजन कर रहा है। लिटन भारतीयों से शस्त्र रखने के अधिकार छीन लिए। लिटन ने भारतीय भाषा में छपने वाले समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगा दिया।
इतना ही नहीं बल्कि लिटन ने ही सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया। 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया। ये सभी काम लॉर्ड लिटन के द्वारा ही किए गए थे। इन तमाम आधारों पर यह बात बतलाया जा सकता है, इन सभी आधारों पर यह बात बतलाया जा सकता है कि जो लॉर्ड लिटन थे एक प्रतिक्रियावादी वायसराय थे। क्लियर है, याद रखिएगा। तो बताइएगा लॉर्ड लिटन का शासनकाल कब से कब तक है? लॉर्ड लिटन का शासनकाल कब से कब? ओवन मेरीदीथ किसे कहा जाता है? ओवन मेरीदीथ। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ? प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ है? किसके समय हुआ है? किसके समय हुआ है? किसके समय? लॉर्ड लिटन के समय हुआ है। इसके बाद भारतीय शस्त्र अधिनियम कब पारित हुए हैं? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुए हैं? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस समाचार पत्र को प्रतिबंधित करने के लिए लाया गया था? सोम प्रकाश। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस समाचार पत्र को प्रतिबंधित करने के लिए आया? सोम प्रकाश। सोम प्रकाश के संपादक कौन थे? ईश्वरचंद विद्यासागर। सोम प्रकाश के प्रकाशक कौन थे? ईश्वरचंद विद्यासागर। इसके बाद आगे बताइएगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के पारित होने के वजह से कौन सा समाचार पत्र रातों रात अंग्रेजी भाषा में छपने? अमृत बाजार। अमृत बाजार किस पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया? द पायनियर। द क्लियर है ये बात? अब इसके अलावे किसने सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर? लॉर्ड लिटन ने। लॉर्ड लिटन के बाद अगले भारतीय वायसराय बने, उनका नाम था लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन। और जो लॉर्ड रिपन है इनका शासनकाल है 1880 से 1884। लॉर्ड रिपन की अगर बात की जाए, पीछे में ठिठियाना न है कालूराम मेहता, आप ही को बोल रहे हैं टकलू, ठिठिया रहे हैं, क्या है? सुनिए ध्यान से और याद करवाने वक्त याद कीजिए, तब याद होगा, नहीं तो ऐसे ठिठियाते रह जाइएगा। समझ गए? तो ठिठियाइए नहीं, आइए सीधा बोर्ड पे, कंसंट्रेट होकर के सुनिए। सत्यनारायण भगवान का कथा नहीं कह रहे हैं कि जब मन होगा सुनेंगे और जब मन नहीं होगा नहीं सुनेंगे। समझ गए? लॉर्ड रिपन भारत में जितने भी गवर्नर जनरल वायसराय हुए उन सभी में सबसे लोकप्रिय रिपन हुआ। सबसे लोकप्रिय वायसराय रिपन हुआ। उन्नीस सौ 9 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1909 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ था और अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने किया था। इसी अधिवेशन के दौरान लॉर्ड रिपन को भारत का सबसे लोकप्रिय वायसराय घोषित किया गया। इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान लगभग सभी काम भारतीयों के समर्थन में किया। लगभग सभी काम इन्होंने भारतीयों के समर्थन में किया। क्या क्या काम भारतीयों के समर्थन में किया? एक तो इनके समय ही 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया गया मतलब भारतीय भाषा में
समाचार पत्र छापने की फिर से अनुमति दे दी गई। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने भारतीय भाषा में छपने वाले समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया गया और फिर से भारतीयों को यह अधिकार दिया गया कि भारतीय भाषा में समाचार पत्र छाप सकते, भारतीय भाषा में समाचार पत्र छाप सकते हैं। यह अधिकार फिर से भारतीयों को दिया गया। तो भारतीयों के समर्थन में इन्होंने काम किया। फिर इन्होंने सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की उम्र को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया। 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया। यह भी काम इन्होंने ही किया। फिर भारतीय शस्त्र अधिनियम को भी इन्होंने रद्द कर दिया और फिर से भारतीयों को शस्त्र रखने के अधिकार मिल गए। मतलब रिपन ने जो भी प्रतिक्रियावादी कार्य किया उन सभी को समाप्त करने का काम रिपन ने किया। यही कारण है कि रिपन को भारत का सबसे लोकप्रिय वायसराय माना जाता है। साथ ही साथ रिपन के समय से ही 1881 ईस्वी से भारत में नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत हुई। रिपन के समय से ही 1881 ईस्वी से नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत हुई और तब से लेकर आज तक प्रत्येक 10 वर्ष की अवधि पर भारत में जनगणना होता हुआ आया है। इसके अलावे 1881 ईस्वी में रिपन के समय ही प्रथम कारखाना अधिनियम आया और रिपन के समय जो प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में आया, उस कारखाना अधिनियम में यह कहा गया कि 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाना में काम करने में शामिल नहीं किया जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाना में काम करने में शामिल किया जाता होगा। तब तो यह प्रावधान किया गया कि 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाना में शामिल ना किया जाएगा। पहला बात यह कहा गया। दूसरा यह कहा गया कि 7 वर्ष से 12 उम्र तक के जो बच्चे हैं वो अधिक से अधिक एक दिन में 9 घंटा से ज्यादा काम नहीं करेंगे। और यह जो प्रथम कारखाना अधिनियम था, यह प्रथम कारखाना अधिनियम कॉफी, चाय, नील बागान में लागू नहीं था। कॉफी, चाय और नील बागान में 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चा भी काम कर सकते थे। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि अंग्रेज कितने बड़े शोषक थे कि बच्चों को भी नहीं छोड़ता था, बच्चों से भी काम करवाता था। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत रियायत रिपन ने प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 के जरिए भारतीय मजदूरों को देने का प्रयास किया और रिपन ने ही इल्बर्ट बिल विधेयक लाया, जिस विधेयक के जरिए भारतीय न्यायाधीशों को यह अधिकार दिया गया कि भारतीय न्यायाधीश यूरोपीय मुकदमों की भी सुनवाई कर सकते हैं। देखिए, आप सब लोग जानते हैं हाईकोर्ट अधिनियम 1861 ईस्वी में आया और भारत में हाईकोर्ट का गठन होना 1862 ईस्वी से प्रारंभ हो गया। 1862 ईस्वी में सर्वप्रथम मुंबई, मद्रास, कोलकाता में हाईकोर्ट का गठन हुआ और जो हाईकोर्ट होता था, हाईकोर्ट में 2 प्रकार के न्यायाधीश होते थे। एक भारतीय मूल के न्यायाधीश, दूसरा यूरोपीय मूल के न्यायाधीश। यूरोपीय मूल के न्यायाधीश को सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई का अधिकार था, लेकिन जो भारतीय मूल के न्यायाधीश होते थे उन्हें सिर्फ भारतीय मूल के लोगों के मुकदमों की सुनवाई का अधिकार था। भारतीय मूल के न्यायाधीश यूरोपीय मुकदमों की सुनवाई नहीं कर सकता था, लेकिन रिपन ने इल्बर्ट विधेयक लाकर भारतीय मूल के न्यायाधीशों को यह अधिकार दिया कि भारतीय मूल के न्यायाधीश यूरोपीय मामलों की भी सुनवाई कर सकता है। जब यह अधिकार दिया गया तो अंग्रेजों ने इल्बर्ट बिल के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिस विद्रोह को श्वेत विद्रोह कहा जाता है और श्वेत विद्रोह के कारण ही इल्बर्ट बिल विधेयक को वापस लेना पड़ा था रिपन को। तो इल्बर्ट बिल विधेयक रिपन के द्वारा ही लाए गए, लेकिन अंग्रेजों ने इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिस वजह से इसे रद्द करना पड़ा। और रिपन के समय ही W.W. हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा
डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा में विकास को लेकर हंटर आयोग का गठन हुआ। हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के ऊपर बल देने की सिफारिश की और रिपन ने ही स्थानीय स्वशासन भारत में लागू करने की सिफारिश की, जिस वजह से रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। इन सभी घटनाओं से लॉर्ड रिपन संबंधित है। तो आइए याद करते हैं लॉर्ड रिपन का शासनकाल कब से कब। लॉर्ड रिपन का शासनकाल 1880 से। भारत का सबसे लोकप्रिय वायसराय, सबसे लोकप्रिय वायसराय। भारत में नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत कब से हुई है? 1881। भारत में नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत कब से हुई? 1800 किसके समय से हुई? किसके समय से? लॉर्ड रिपन के समय से हुई है। लॉर्ड रिपन के समय से हुई है। आगे बताइएगा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किसने किया? शस्त्र अधिनियम को रद्द किसने किया? सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की उम्र को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष किसने किया? किसने किया? लॉर्ड रिपन ने किया। आगे बताइएगा भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाए? इल्बर्ट बिल विधेयक का संबंध किससे है? रिपन के समय हंटर आयोग ने किस प्रकार के शिक्षा के ऊपर बल देने की सिफारिश? प्राथमिक प्रथम कारखाना अधिनियम कब पारित हुआ? 1800 किसके समय? लॉर्ड और प्रथम कारखाना अधिनियम का संबंध बच्चों से था। किससे था? बच्चों से। ठीक है। इसके बाद लॉर्ड रिपन के बाद जो अगले भारतीय वायसराय बने हैं उसका नाम है लॉर्ड डफरीन। लॉर्ड डफरीन। लॉर्ड डफरीन का शासनकाल है 1884 से 1888। इनके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना है 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होना इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होना लॉर्ड डफरीन के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। डफरीन के समय में ही तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। डफरीन के समय में ही तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 1888 के बीच हुआ और इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई और डफरीन के समय में ही बर्मा को अंतिम रूप से जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में अंग्रेजों ने मिला लिया और फिर बर्मा ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बन गया। और डफरीन के समय में ही कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कोलकाता में हुआ और कोलकाता में हो रहे कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में कांग्रेस के जितने भी सदस्यों ने भाग लिया था, कहा जाता कांग्रेस के 436 सदस्यों ने भाग लिया था, उन सभी को डफरीन ने भोजन करवाया था जिसे गार्डन पार्टी कहा जाता है। कांग्रेस की स्थापना में डफरीन का भी योगदान था। लाला लाजपत राय तो यहां तक कहते हैं कि कांग्रेस डफरीन के दिमाग का उपज है। भले ही कांग्रेस की स्थापना में डफरीन का योगदान हो, लेकिन 1887 ईस्वी के बाद कांग्रेस के प्रति डफरीन का रुख चेंज हो गया और 1887 ईस्वी में एक आम जनसभा को संबोधित करते हुए डफरीन ने यह कहा कि कांग्रेस अल्प जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाली संगठन है। मतलब 1887 के बाद कांग्रेस के प्रति डफरीन और अंग्रेजों का जो रुख था वह आपको बदल गया। डफरीन के बाद अगले भारतीय वायसराय बने, उसका नाम था लॉर्ड लैंसडाउन। और जो लॉर्ड लैंसडाउन है, लॉर्ड लैंसडाउन का शासनकाल है
1888 से 1894, लेकिन उससे पहले बताइए कांग्रेस की स्थापना किसके समय हुई? कांग्रेस की स्थापना किसके समय? तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध किसके समय? बर्मा को अंग्रेजों ने अंतिम तौर पर जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में किसके समय में आए? किसने कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में भाग लेने वाले सदस्यों को भोज करवाया जिसे गार्डन पार्टी कहा जाए? किसने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए यह कहा कि कांग्रेस अल्प जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाली संगठन है? किसने कहा है? डफरीन ने कहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद डफरीन के बाद अगला वायसराय कौन बना? लॉर्ड लैंसडाउन। देखिए लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल की एक महत्वपूर्ण घटना है 1891 का द्वितीय कारखाना अधिनियम। द्वितीय कारखाना अधिनियम 1891 में लॉर्ड लैंसडाउन के समय आया है। और जो द्वितीय कारखाना अधिनियम है, इस द्वितीय कारखाना अधिनियम में यह कहा गया कि महिलाएं अधिक से अधिक एक दिन में 11 घंटा कारखाना में काम करेगी, उससे ज्यादा नहीं। मतलब कहीं ना कहीं कारखाना में अंग्रेजों के द्वारा महिलाओं से 11 घंटा से ज्यादा काम करवाया जाता होगा। एक यह प्रावधान किया गया। फिर दूसरा यह प्रावधान किया गया कि सप्ताह में एक दिन कम से कम छुट्टी रहेगा। सप्ताह में कम से कम एक दिन छुट्टी रहेगा। यह सब प्रावधान द्वितीय कारखाना अधिनियम में किया गया था। और फिर डफरीन के समय में ही लॉर्ड लैंसडाउन के समय में ही लैंसडाउन के समय में ही उस समय के अफगानिस्तान और उस समय के भारत के बीच ड्यूरंड रेखा खींचा गया था। 1893 में ड्यूरंड रेखा उस समय भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा बनाता था, लेकिन वर्तमान में ड्यूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा बनाता है। और लैंसडाउन की अगर हम बात करें तो लैंसडाउन के समय में ही 1892 का भारत परिषद अधिनियम आया है। यह सब लैंसडाउन के समय में ही आया है। लॉर्ड लैंसडाउन के बाद अगले भारतीय वायसराय बने हैं, उसका नाम है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। और जो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय हुए, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का शासनकाल है 1894 से 1899। 1894 से 1899। हाँ ठीक है 98 99 ठीक है। 1899 जो एल्गिन द्वितीय है, एल्गिन द्वितीय के समय भारतीय व्यय अंग्रेजों के द्वारा जो भारत में खर्च किए जा रहे हैं, भारतीय व्यय की जांच हेतु वेलवी आयोग का गठन 1895 में इनके समय हुआ। फिर इन्होंने यह बात कहा कि भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और इसकी रक्षा तलवार के बल पर ही की जा सकती है। और एल्गिन द्वितीय ने ही यह कहा है कि जो ब्रिटिश साम्राज्य है, ब्रिटिश साम्राज्य का धूरी भारत है। अगर ब्रिटिश साम्राज्य से कोई राज्य अलग हो जाता है तो उससे ब्रिटिश साम्राज्य को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ब्रिटिश साम्राज्य से भारत अलग हो जाता है तो ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य अस्त हो जाएगा, ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य अस्त हो जाएगा। यह लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का स्टेटमेंट था। और लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय में ही पूना के क्षेत्र में प्लेग फैला था और उस प्लेग पर नियंत्रण पाने को लेकर ही प्लेग अधिकारी की नियुक्ति हुई थी। और प्लेग अधिकारी के तौर पर रैंड और अयर्ट्स की नियुक्ति की गई थी। रैंड और अयर्ट्स की नियुक्ति की गई थी। और रैंड और अयर्ट्स की हत्या इन्हीं के समय चापेकर बंधु ने कर दिया था। चापेकर बंधु ने रैंड और अयर्ट्स की हत्या एल्गिन द्वितीय के समय में ही जो है आपको कर दिया था। क्लियर है? याद रखिएगा आप इस बात को। ये सभी घटनाएं एल्गिन द्वितीय से संबंधित है, याद रखेंगे आप। तो आप हमको बताएंगे भारतीय व्यय की जांच हेतु वेलवी आयोग का गठन किसके समय हुआ है? किसके समय हुआ है? इसके बाद आगे बताइएगा कि किसने कहा है भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और इसकी रक्षा तलवार के बल पर की जा सकती है? एल्गिन। और किसने यह कहा है कि जो ब्रिटिश साम्राज्य है, ब्रिटिश साम्राज्य का धुरी भारत है? लॉर्ड एल्गिन। लिखिएगा।
लिखिएगा। लिखिएगा, भारतीय व्यय यानी खर्च, भारतीय व्यय की जांच हेतु भारतीय व्यय की जांच हेतु 1895 ईस्वी में 1895 ईस्वी में वेल्वी आयोग का गठन लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय हुआ। 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 आगे लिखिएगा, एल्गिन द्वितीय ने एल्गिन द्वितीय ने कहा है कि एल्गिन द्वितीय ने कहा है कि भारत ब्रिटिश साम्राज्य का धूरी है। एल्गिन द्वितीय ने कहा है कि भारत ब्रिटिश साम्राज्य का धूरी है। एल्गिन द्वितीय ने कहा है कि भारत ब्रिटिश साम्राज्य का धूरी है। एल्गिन द्वितीय ने कहा है कि भारत ब्रिटिश साम्राज्य का धूरी है। ब्रिटिश साम्राज्य से अगर भारत अलग हो जाता है, ब्रिटिश साम्राज्य से अगर भारत अलग हो जाता है, ब्रिटिश साम्राज्य से अगर भारत अलग हो जाता है, ब्रिटिश साम्राज्य से अगर भारत अलग हो जाता है तो ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य अस्त हो जाएगा। तो ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य अस्त हो जाएगा। तो ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य अस्त हो जाएगा। फुल स्टॉप। चलिए, तो याद रखिएगा। इसके बाद एल्गिन द्वितीय के बाद अगले भारतीय वायसराय बने हैं, उनका नाम है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905। समझिएगा, लॉर्ड कर्जन एक सुधारवादी और प्रतिक्रियावादी दोनों प्रकार के वायसराय थे। भारत में इन्होंने कई सारे सुधारवादी कार्य किए हैं, लेकिन इनका जो एक प्रतिक्रियावादी कार्य है, जिस कार्य को लेकर इतिहास इन्हें याद करता है, वह है बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन। इन्होंने कई सारे सुधारात्मक कार्य किए, लेकिन एगो बंगाल का विभाजन सभी सुधारात्मक कार्यों के ऊपर पानी फेर दिया, खत्म कर दिया।
और भारत में रॉबर्ट क्लाइव से लेकर लॉर्ड माउंटबेटन तक जितने भी गवर्नर जनरल वायसराय हुए, उन सभी में सबसे अलोकप्रिय लॉर्ड कर्जन को माना जाता है। तो भारत का सबसे अलोकप्रिय वायसराय लॉर्ड कर्जन को माना जाता है। लॉर्ड कर्जन की जीवनी रोनाल्डसे नामक विद्वान ने लिखा था। जो लॉर्ड कर्जन था, लॉर्ड कर्जन की जीवनी जो है रोनाल्डसे लॉर्ड कर्जन की जीवनी जो है रोनाल्डसे नामक विद्वान ने लिखा था। रोनाल्डसे नामक विद्वान ने लॉर्ड कर्जन की जीवनी लिखी थी। और जो लॉर्ड कर्जन थे, इनका मूल्यांकन गोपाल कृष्ण गोखले ने किया और गोपाल कृष्ण गोखले ने इनका मूल्यांकन करते हुए इन्हें आधुनिक भारत का औरंगजेब कहा है। लॉर्ड कर्जन को आधुनिक भारत का औरंगजेब कहा जाता है। और इन्हें आधुनिक भारत का औरंगजेब कहा है गोपाल कृष्ण गोखले ने। जैसे औरंगजेब की हर नीति ठीक थी, लेकिन उनकी जो धार्मिक नीति थी ना, वो गड़बड़ थी। उन्होंने अपने धार्मिक नीति के अंतर्गत अपना लक्ष्य बनाया था भारत का इस्लामीकरण करना है, भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाना है, भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाना है। उन्होंने लक्ष्य बनाया था, भारत का इस्लामीकरण करना है, उन्होंने लक्ष्य बनाया था। यही उनकी नीति गड़बड़ थी, बाद बाकी सब सही था। उसी प्रकार से लॉर्ड कर्जन की हर नीतियां अच्छी थी सिवाय बंगाल विभाजन की। और उनका मूल्यांकन करते हुए ही जो है लॉर्ड कर्जन को आधुनिक भारत का औरंगजेब गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा है। कर्जन ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर, कलकत्ता नगर निगम पर और कांग्रेस पर कटाक्ष किया। कर्जन ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए यह कहा कि कांग्रेस की महल भरभरा कर गिरने वाली है और हमारी इच्छा है कि हम भारत में रहते हुए कांग्रेस की मृत्यु में कांग्रेस का साथ दे सके। फिर कलकत्ता नगर निगम पर कटाक्ष करते हुए कर्जन ने यह कहा कि हमारी इच्छा तो यह होती है कि हम वायसराय के पद से त्यागपत्र दे दे और कलकत्ता नगर निगम का महापौर बन जाए। और भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर कटाक्ष करते हुए कर्जन ने यह कहा कि भारत में ऐसा विश्वविद्यालय है जहां विद्यार्थियों को डिग्रियां नहीं दी जाती है। विश्वविद्यालय ग्रेजुएशन का डिग्री देता है। आज भी भारत में जो विश्वविद्यालय है, ग्रेजुएशन का डिग्री 3 वर्ष में मिलना चाहिए तो मिलता है 5 वर्ष में, 7 वर्ष में, आज भी मिलता है। यह कोई आज की समस्या नहीं है, ये अंग्रेजी शासनकाल से ही भारत में समस्या देखने को मिला है। तो भारत में छात्रों को जो समय पर डिग्री नहीं दिया जाता था विश्वविद्यालयों के द्वारा, उसी के ऊपर कटाक्ष करते हुए कर्जन ने यह कहा कि भारत में ऐसा विश्वविद्यालय है जहां पर छात्रों को डिग्रियां ही नहीं दी जाती है। तो कर्जन ने अलग अलग चीजों पर अलग अलग बातें कहकर कटाक्ष किया। फिर कर्जन के द्वारा भारत में कई सारे सुधारवादी कार्य किए गए। कर्जन के समय जो अकाल पड़ा था, उस अकाल को नियंत्रित करने के लिए कर्जन ने मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया। कर्जन ने मानक्रीप की अध्यक्षता में किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सिंचाई आयोग का गठन किया। कर्जन ने पुलिस व्यवस्था में सुधार को लेकर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया। कर्जन ने टॉमस रेले की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया और टॉमस रेले ने जो सिफारिश किया उसी आधार पर 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। साथ ही साथ कर्जन के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, केंद्रीय गुप्तचर संस्था, ये सब की स्थापना कर्जन के समय ही हुई है।
कर्जन के बाद जो अगले भारतीय वायसराय बने हैं उनका नाम है लॉर्ड मिंटो द्वितीय। और जो लॉर्ड मिंटो द्वितीय है इनका शासनकाल है 1905 से 1910। 1905 से 1910। आगे मिंटो द्वितीय के विषय में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले कर्जन में थोड़ा लिखिए तो दीजिए। एक मिनट देख लेते हैं। हाँ, बहुत कुछ है, सब चीज है। अच्छा रुकिए ना जी। तरी हाँ न, जो लिखाना चाह रहे तो वही है, डफरीन छोड़िए, जरूरी ना है उतना। चलिए हाँ चलिए आ जाइए। सही है, आइए तो याद करते हैं। बताइए कर्जन का शासनकाल कब से कब तक? भारत का सबसे अलोकप्रिय वायसराय है। भारत का सबसे अलोकप्रिय वायसराय कर्जन की जीवनी किसने लिखी है? किसने लिखी है? आधुनिक भारत का औरंगजेब किसे कहा जाता? किसे कहा जाता है? और कर्जन को आधुनिक भारत का औरंगजेब किसने कहा? कर्जन को आधुनिक भारत का औरंगजेब किसने कहा? किसने यह कहा है कांग्रेस की महल भरभरा कर गिरने वाली है, हमारी इच्छा है कि हम कांग्रेस को उसकी मृत्यु में साथ दे सकते? किसने यह कहा कि हमारी इच्छा है कि हम भारत के वायसराय के पद से त्यागपत्र दे दे और कलकत्ता का महापौर बन जाए? लॉर्ड। किसने यह कहा कि पूरब में या भारत में ऐसा विश्वविद्यालय है जहां विद्यार्थियों को डिग्रियां ही नहीं मिलती? लॉर्ड। बंगाल का विभाजन किसने किया? कर्जन ने किसकी अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया? एंड्रयू फ्रेजर। एंड्रयू, आपके बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कर्जन ने किसकी अध्यक्षता में जो है पुलिस आयोग का गठन किया? एंड्रयू। शिक्षा आयोग का गठन टॉमस रेले की अध्यक्षता में। शिक्षा आयोग का गठन और सिंचाई आयोग का गठन मानक्रिप की अध्यक्षता में। सिंचाई आयोग का गठन और अकाल आयोग का गठन मैकडोनाल्ड। अकाल आयोग का गठन मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में। क्लियर है? चलिए, कर्जन के बाद अगले वायसराय बने लॉर्ड मिंटो द्वितीय। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल की कई सारी घटनाएं हैं। मिंटो द्वितीय के समय में ही बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी या बंगभंग आंदोलन हुए। मिंटो द्वितीय के समय में ही बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी या बंगभंग आंदोलन हुए। स्वदेशी या बंगभंग आंदोलन जो है इन्हीं के समय हुए। फिर आपको लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में ही 1906 ईस्वी में कांग्रेस के मन से दादा भाई नेरोजी ने कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में ही 1906 ईस्वी में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में ही 1907 ईस्वी में कांग्रेस में सूरत में हो रहे वार्षिक अधिवेशन में फूट पड़ी, जिसे सूरत फूट कहा जाता है। फिर लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में ही 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर के जिला जज किंग्सफोर्ड की हत्या करने की योजना खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बनाया और किंग्सफोर्ड के गाड़ी पर बम फेंका भी, लेकिन संयोग बस किंग्सफोर्ड उस गाड़ी में था नहीं, बच निकला। और फिर खुदीराम बोस को पकड़कर उन्हें फांसी की सजा दी गई, फांसी पर चढ़ा दिया गया। फिर इन्हीं के समय 1909 का भारत शासन अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला
और मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिलाने में लॉर्ड मिंटो द्वितीय का बहुत बड़ा योगदान है, जिस वजह से मिंटो द्वितीय को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी माना जाता है। जो लॉर्ड मिंटो द्वितीय है, इन्हें ही भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी माना जाता है। आपके बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है? तो सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है लॉर्ड मिंटो द्वितीय। और लॉर्ड मिंटो द्वितीय को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक इसलिए माना जाता है क्योंकि मिंटो द्वितीय की प्रेरणा से ही मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला, अलग से चुनाव में भाग लेने का अधिकार मिला, जिस चुनाव में उम्मीदवार भी मुसलमान होते और साथ ही साथ मतदाता भी मुसलमान होते। मिंटो द्वितीय के बाद अगले भारतीय वायसराय बने हैं, उनका नाम है आपको लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। और जो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय है, इनका शासनकाल है 1910 से 1916। 1910 से 1916। तो आइए एक बार इसको याद कर लेते, फिर आगे बढ़ेंगे। लॉर्ड मिंटो द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक? लॉर्ड मिंटो द्वितीय का शासनकाल किसके समय स्वदेशी या बंगभंग आंदोलन हुए? स्वदेशी या बंगभंग आंदोलन। किसके समय पहली बार कांग्रेस के मन से स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया? मुस्लिम लीग की स्थापना किसके समय हुई? कांग्रेस में पहली बार 1907 में सूरत में फूट किस वायसराय के समय हुई? मुजफ्फरपुर के जिला जज किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास 1908 में किसके समय हुआ? मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार किसके समय मिला? भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता? किसे माना जाता है? आगे मिंटो द्वितीय के बाद अगले भारतीय वायसराय बने, उनका नाम है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। देखिए, जो हार्डिंग द्वितीय है, हार्डिंग द्वितीय के समय 1911 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी का भारत आगमन हुआ। और हार्डिंग द्वितीय के समय में ही तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन दिसंबर 1911 ईस्वी में हार्डिंग द्वितीय के समय हुआ। दिसंबर 1911 ईस्वी में हार्डिंग द्वितीय के समय हुआ। और इस दिल्ली दरबार में यह घोषणा किया गया कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जाएगा। और इस दिल्ली दरबार के तहत ही बंगाल विभाजन रद्द हुए। फिर तृतीय दिल्ली दरबार के तहत ही बंगाल का विभाजन कर बिहार का गठन हुआ। बिहार का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ। मतलब बिहार का गठन भी हार्डिंग द्वितीय के समय हुआ। और तृतीय दिल्ली दरबार में ही यह भी कहा गया कि भारत की राजधानी कोलकाता के बजाय दिल्ली को बनाया जाएगा। और 1 अप्रैल 1912 को भारत की राजधानी दिल्ली बनी। और भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित कर जो दिल्ली बनाया गया है, वह भी हार्डिंग द्वितीय के समय में ही हुआ है। और हार्डिंग द्वितीय के समय में ही 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। हार्डिंग द्वितीय के समय में ही 1915 ईस्वी में साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी का भारत आगमन हुआ। ये तमाम प्रकार के कार्य हार्डिंग द्वितीय के समय में ही हुए हैं। हार्डिंग द्वितीय के बाद जो अगले भारतीय वायसराय बने हैं, उनका नाम है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड का शासनकाल है 1916 से लेकर के 1921। आगे लॉर्ड चेम्सफोर्ड के विषय में जानेंगे, लेकिन उससे पहले याद कर लेते हैं। बताइए, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक है? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का शासनकाल। तृतीय दिल्ली दरबार किसके समय आयोजित हुआ? बंगाल विभाजन रद्द किसके समय हुए? बिहार का गठन किसके समय हुआ? भारत की राजधानी कलकत्ता के बजाय दिल्ली किसके समय बनी? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत किसके समय हुई? दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी का भारत आगमन किसके समय हुआ? हार्डिंग द्वितीय के समय। हार्डिंग द्वितीय के बाद अगला वायसराय बना लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जिनका
शासनकाल है 1916 से लेकर 1921। इनके शासनकाल की जो प्रमुख घटना है, इनके शासनकाल की प्रमुख घटना है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह इन्हीं के समय 1917 ईस्वी में हुआ। फिर इन्हीं के समय अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल का आयोजन 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ। फिर इन्हीं के समय खेरा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में हुआ और इन्हीं के समय प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 1918 ईस्वी में हुई है। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 1918 ईस्वी में इन्हीं के समय हुई है। इन्हीं के समय रोलेक्ट एक्ट कानून आया है और उसी के विरोध में रोलेक्ट सत्याग्रह का आयोजन महात्मा गांधी ने किया और फिर इन्हीं के समय 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड इन्हीं के समय हुआ। फिर इन्हीं के समय खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई और इन्हीं के समय खिलाफत आंदोलन के साथ साथ असहयोग आंदोलन की भी शुरुआत हुई। असहयोग आंदोलन की भी शुरुआत हुई और इन्हीं के समय 1919 ईस्वी में 1919 का भारत शासन अधिनियम आया और इन्हीं के समय 1917 ईस्वी में अगस्त 1917 ईस्वी में मॉन्टेग्यू घोषणा या अगस्त घोषणा आया। मॉन्टेग्यू घोषणा या अगस्त घोषणा आया और उसी आधार पर 1919 का भारत शासन अधिनियम इन्हीं के समय आया था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बाद जो अगले भारतीय वायसराय बने हैं उनका नाम है लॉर्ड रीडिंग। उनका नाम है लॉर्ड रीडिंग। और लॉर्ड रीडिंग की अगर हम बात करें तो जो लॉर्ड रीडिंग है इनका शासनकाल है 1921 से लेकर के 1926। 1921 से लेकर 1926 लॉर्ड रीडिंग का शासनकाल है। लॉर्ड रीडिंग का जो 1921 से लेकर 1926 शासनकाल है, आगे लॉर्ड रीडिंग के विषय में जानेंगे, लेकिन उससे पहले याद कीजिए, बताइएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड का शासनकाल कब से कब तक? लॉर्ड चेम्सफोर्ड का शासनकाल कब से? चंपारण सत्याग्रह किसके समय हुआ? चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, खेरा सत्याग्रह, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत और असहयोग आंदोलन, खिलाफत और असहयोग आंदोलन। 1919 का भारत शासन अधिनियम किसके समय आया? लॉर्ड, चलिए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बाद अगले भारतीय वायसराय है लॉर्ड रीडिंग, जिनका शासनकाल है 1921 से लेकर 1900। देखिए, सामान्य तौर पर जो अंग्रेज वायसराय होते थे वो ईसाई धर्म को मानते थे। सामान्य तौर पर जो अंग्रेज वायसराय होते थे वे ईसाई धर्म को मानते थे, लेकिन लॉर्ड रीडिंग यहूदी धर्म को मानता था। लॉर्ड रीडिंग एकमात्र यहूदी वायसराय था। लॉर्ड रीडिंग की अगर हम बात करें तो जो लॉर्ड रीडिंग था ये एकमात्र यहूदी वायसराय था। यह एकमात्र यहूदी वायसराय था। लॉर्ड रीडिंग के समय में ही इनकी नीतियों की वजह से चोरी चोरा कांड 1922 ईस्वी में हुआ और उसी चोरी चोरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन का स्थगन हुआ। तो चोरी चोरा कांड भी इनके समय हुआ है, साथ ही साथ असहयोग आंदोलन का स्थगन भी इन्हीं के समय हुआ है। असहयोग आंदोलन स्थगित भी इन्हीं के समय हुए हैं। इसके अलावे इन्हीं के समय 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन हुआ। 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन इन्हीं के समय हुआ और इन्हीं के समय 1924 ईस्वी में
हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना 1924 में हुई और इसी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों ने 9 अगस्त 1925 को ब्रिटिश सरकार के खजाना को काकोरी नामक स्टेशन पर लूट लिया, जिसे काकोरी कांड कहा जाता है। काकोरी कांड की घटना भी इन्हीं के समय हुई है। काकोरी कांड की घटना भी इन्हीं के समय हुई है। तो जो ये तमाम प्रकार की घटनाएं हैं, ये तमाम प्रकार की घटनाएं जो है आपको लॉर्ड रीडिंग के समय ही हुआ है। लॉर्ड रीडिंग के बाद जो अगले भारतीय वायसराय बने हैं उनका नाम है लॉर्ड इरविन। और जो लॉर्ड इरविन है, लॉर्ड इरविन का शासनकाल है 1926 से लेकर के 1931। आगे लॉर्ड इरविन को जानेंगे, लेकिन उससे पहले याद कीजिए लॉर्ड रीडिंग का शासनकाल कब से कब तक? लॉर्ड रीडिंग का शासनकाल कब से कब? 1926 से 1921 से। लॉर्ड रीडिंग का शासनकाल कब से कब तक? एकमात्र यहूदी वायसराय, एकमात्र यहूदी वायसराय। चोरी चोरा कांड किसके समय हुआ? असहयोग आंदोलन स्थगित किसके समय हुए? स्वराज पार्टी का गठन किसके समय हुआ? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किसके समय हुआ? चोरी चोरा कांड किसके समय हुआ? काकोरी कांड किसके समय हुआ? लॉर्ड रीडिंग के बाद अगले भारतीय वायसराय कौन बने हैं? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन जिनका शासनकाल 1926 से 1931 है। इनके शासनकाल की जो प्रमुख घटनाएं हैं वह यह है, इनके समय 1927 में लंदन में साइमन कमीशन आयोग का गठन हुआ। साइमन कमीशन आयोग का गठन हुआ और इरविन ने ही यह सुझाव दिया कि साइमन कमीशन आयोग में एक भी भारतीयों को शामिल ना किया जाए। और इरविन के सुझाव पर ही साइमन कमीशन आयोग में एक भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया। और इन्हीं के समय 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन आयोग का भारत आगमन हुआ। 1928 को साइमन कमीशन आयोग का भारत आगमन हुआ और साइमन कमीशन आयोग ने काम किया और साइमन कमीशन आयोग ने इन्हीं के समय अपनी रिपोर्ट दी और साइमन कमीशन आयोग ने इन्हीं के समय अपनी रिपोर्ट 1930 ईस्वी में दी। तो साइमन कमीशन आयोग का गठन, भारत आगमन और साइमन कमीशन आयोग का रिपोर्ट, ये सभी घटनाएं इन्हीं के समय घटित हुई है। और साथ ही साथ इन्हीं के समय 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ, जिसमें कांग्रेस ने अपना लक्ष्य पूर्ण स्वराज को घोषित किया था। तो कांग्रेस ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में इन्हीं के समय अपना लक्ष्य पूर्ण स्वराज को घोषित किया था, पूर्ण स्वराज को घोषित किया था। और इन्हीं के समय पहली बार 26 जनवरी 1930 को पूरे भारतवर्ष में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया। और इन्हीं के समय 12 मार्च 1930 से नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई और आगे चलकर सविनय अवज्ञा आंदोलन भी इन्हीं के समय शुरू हुआ। तो जो नमक सत्याग्रह है और नमक सत्याग्रह के साथ साथ जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, नमक सत्याग्रह के साथ साथ जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इसकी शुरुआत जो है आपको हुई है इन्हीं के समय। और महात्मा गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। और गांधी इरविन समझौता के तहत ही सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित हुए। और साथ ही साथ इन्हीं के समय प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी हुए हैं। और इन्हीं के समय प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में हुए हैं, 1930 ईस्वी में। तो ये सभी घटनाएं जो है आपको लॉर्ड इरविन से संबंधित है। लॉर्ड इरविन के बाद जो अगले भारतीय वायसराय है उनका नाम है लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन। और जो लॉर्ड वेलिंगटन है, लॉर्ड वेलिंगटन का शासनकाल है 1931 से लेकर के 1936। आगे लॉर्ड वेलिंगटन को जानेंगे, लेकिन उससे पहले याद कीजिए
लॉर्ड इरविन का शासनकाल कब से कब तक है? लॉर्ड इरविन का शासनकाल। साइमन कमीशन आयोग का गठन कब हुआ? किसके समय हुआ? साइमन कमीशन आयोग का भारत आगमन कब हुआ? किसके समय? साइमन कमीशन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी है? किसके समय? कांग्रेस ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में अपना लक्ष्य पूर्ण स्वराज को घोषित किया था। उस समय भारतीय वायसराय कौन था? कांग्रेस ने पूरे भारतवर्ष में प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में 26 जनवरी 1930 को मनाया। जब भारत अपना प्रथम स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया था, भारतीय वायसराय कौन था? नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किसके समय हुई? किसके समय हुई? प्रथम गोलमेज सम्मेलन किसके समय हुआ? लॉर्ड इरविन। इसके बाद लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन की अगर बात करें, लॉर्ड वेलिंगटन एक ऐसे भारतीय वायसराय है जो कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में भाग लिया था। लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के 1915 के लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के 1915 के बंबई अधिवेशन में लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के 1915 के बंबई अधिवेशन में भाग लेने का काम किया था। बंबई अधिवेशन में भाग लेने का काम किया था। फिर लॉर्ड वेलिंगटन के समय की जो महत्वपूर्ण घटना है वह यह है कि दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में, ये दोनों गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड वेलिंगटन के समय ही हुए थे। साथ ही साथ लॉर्ड वेलिंगटन के समय में ही जो है आपको 1932 ईस्वी में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुई थी। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुई थी और लॉर्ड वेलिंगटन के समय में ही 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ था। महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ था और लॉर्ड वेलिंगटन के समय में ही 1934 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हुआ और लॉर्ड वेलिंगटन के समय में ही 1934 ईस्वी में बिहार में सबसे भयंकर भूकंप आया था। बिहार में सबसे भयंकर भूकंप आया था और लॉर्ड वेलिंगटन के समय में ही 1935 का भारत शासन अधिनियम आया था। 1935 का भारत शासन अधिनियम लॉर्ड वेलिंगटन के समय में ही पारित हुआ था। लॉर्ड वेलिंगटन के समय में ही पारित हुआ था। तो जो ये तमाम प्रकार की घटनाएं हैं, ये सभी की सभी घटनाएं लॉर्ड वेलिंगटन के समय घटित हुआ है, याद रखिएगा। लॉर्ड वेलिंगटन के बाद जो अगले भारतीय वायसराय बने हैं उनका नाम है लॉर्ड लिन लिथगो। और जो लॉर्ड लिन लिथगो है, इनका शासनकाल है 1936 से 1943। आगे लॉर्ड लिन लिथगो को जानेंगे, लेकिन उससे पहले याद कीजिए लॉर्ड वेलिंगटन का शासनकाल कब से कब तक? कब से कब तक है? कौन ऐसे भारतीय वायसराय है जो कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में भाग? लॉर्ड। कौन ऐसे भारतीय वायसराय है जो कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में भाग? लॉर्ड वेलिंगटन। दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन किसके समय हो? दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन। अब प्रथम गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, हाय, प्रथम गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड। दूसरा और तीसरा, दूसरा और तीसरा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किसके समय हुआ? पूना समझौता किसके समय हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त किसके समय हुआ? बिहार में सबसे भयंकर भूकंप 1934 में किसके समय? भारत शासन अधिनियम 1935 किसके समय पारित हुआ? लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन के बाद आगे है लॉर्ड लिन लिथगो। लॉर्ड लिन लिथगो की अगर हम बात करें तो इनका शासनकाल है 1936 से 1943। इन्हीं के समय पहली बार प्रांतीय विधानसभा के चुनाव 1937 ईस्वी में हुए। इन्हीं के समय पहली बार प्रांतीय विधानसभा के चुनाव 1937 में हुए
और कांग्रेस ने टोटल 8 प्रांतों में सरकार का गठन किया और इन्हीं के समय 28 माह शासन करने के बाद कांग्रेस ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। इन्हीं के समय 1939 ईस्वी में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया और इन्हीं के समय 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। इन्हीं के समय 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और लॉर्ड लिनलिथगो ने ही अगस्त 1940 ईस्वी में भारतीयों को एक ऑफर दिया जिसे अगस्त ऑफर या हिंदी में अगस्त प्रस्ताव कहा गया। अगस्त प्रस्ताव का संबंध लॉर्ड लिनलिथगो से ही है और लॉर्ड लिनलिथगो के समय में ही महात्मा गांधी ने 1940 ईस्वी में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की और लॉर्ड लिनलिथगो के समय में ही 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन योजना का भारत आगमन हुआ और लॉर्ड लिनलिथगो के समय में ही जो क्रिप्स मिशन योजना का भारत आगमन हुआ जिसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ठुकरा दिया और फिर क्रिप्स मिशन योजना की असफलता के बाद ही लॉर्ड लिनलिथगो के समय से ही 1942 ईस्वी 9 अगस्त 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई है। तो जो ये तमाम प्रकार की घटनाएं हैं ये सभी की सभी घटनाएं लॉर्ड लिनलिथगो के समय ही घटित हुआ है। लॉर्ड लिनलिथगो के बाद जो अगला भारतीय वायसराय है उनका नाम है लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल और जो लॉर्ड वेवेल है इनका शासनकाल है 1944 से 1947। लॉर्ड वेवेल की अगर बात की जाए तो लॉर्ड वेवेल के समय में ही 1945 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्त हुई। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ और लॉर्ड वेवेल के समय में ही 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन योजना का भारत आगमन हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना का 1946 ईस्वी में भारत आगमन हुआ था और इसकी असफलता, कैबिनेट मिशन योजना की असफलता के बाद इन्हीं के समय 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाया, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया और इसी तिथि से भारत में दंगा की शुरुआत हुई। और जब भारत में इनके समय दंगा होने लगे थे तो इनसे भारत नहीं संभलने लगा तो इन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री को कहा हम लोगों के लिए बेहतर यही होगा भारत के भविष्य को भारतीयों के भाग पर छोड़कर वापस लौट जाए, जिसे ब्रेकडाउन पॉलिसी कहा जाता है। तो जो ब्रेकडाउन पॉलिसी है, ब्रेक डाउन पॉलिसी से संबंधित लॉर्ड वेवेल ही है और लॉर्ड वेवेल के समय में ही फरवरी 1918 में 9 सैनिक विद्रोह हुए। फरवरी 1918 ईस्वी में जो है आपको 9 सैनिक विद्रोह हुए और लॉर्ड वेवेल ने ही जो है आपको फरवरी 1946 और लॉर्ड वेवेल के समय में ही जो है आपको लॉर्ड वेवेल ने ही भारतीयों के समक्ष एक प्रस्ताव रखा जिसे वेवेल प्रस्ताव कहा गया और वेवेल प्रस्ताव पर जो है शिमला में सम्मेलन आयोजित हुए जिसे शिमला सम्मेलन कहा गया। तो शिमला सम्मेलन भी जो है आपको लॉर्ड वेवेल के समय ही हुए हैं। लॉर्ड वेवेल के समय में ही जो है आपको शिमला सम्मेलन भी हुए हैं। तो ये सभी घटना से लॉर्ड वेवेल संबंधित है। लॉर्ड वेवेल के बाद जो अगले भारतीय वायसराय बने हैं उनका नाम है लॉर्ड माउंटबेटन और जो लॉर्ड माउंटबेटन है, लॉर्ड माउंटबेटन का कार्यकाल है मार्च 1947 से जून 1948। लॉर्ड माउंटबेटन भारत आया। माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना रखी जिसमें भारत की सत्ता भारतीयों के हाथ में सौंपने की बात थी, भारत विभाजन की बात थी, जिस वजह से माउंटबेटन योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया और माउंटबेटन योजना को स्वीकृति देने हेतु ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में
4 जुलाई 1947 को लाया गया, जिसे ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को पारित कर दिया। और फिर 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली। और जब भारत को आजादी मिली थी तो उस समय भारतीय वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। लॉर्ड माउंटबेटन ही भारत के अंतिम वायसराय हुए। आजादी के समय वायसराय यही थे और आजादी के बाद भी वायसराय, आजादी के बाद भी जो है यही पद पर बने रहे। और आजादी के बाद वायसराय के पद को समाप्त करके गवर्नर जनरल का पद लाया गया और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ही हुए। और लॉर्ड माउंटबेटन जब भारत में थे तो उसी समय 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी। यानी जब वायसराय के पद, जब गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड माउंटबेटन थे उसी समय महात्मा गांधी की हत्या हुई। और जब जून 1948 ईस्वी में माउंटबेटन वापस लंदन चले गए, तत्पश्चात चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को इस पद पर बैठाया गया। और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल हुए। और इस पद को संविधान सभा की अंतिम बैठक जब 24 जनवरी 1950 को हुई तो उस तिथि को इस पद को समाप्त कर दिया गया और इसी पद के स्थान पर भारत के राष्ट्रपति का पद लाया गया और भारत का राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। क्लियर है? तो आइए अब इसको याद कर लेते हैं। लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो का शासनकाल कब से कब तक है? लॉर्ड लिनलिथगो का शासनकाल, पहली बार प्रांतीय विधानसभा के चुनाव कब हुए? किसके समय हुए हैं? कांग्रेस ने 28 माह शासन करने के बाद जब मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिया तो भारतीय वायसराय कौन था? द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जब 1939 में हुई थी, भारतीय वायसराय कौन थे? महात्मा गांधी ने 1940 में जब व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी उस समय भारतीय वायसराय कौन थे? अगस्त प्रस्ताव का संबंध किससे है? क्रिप्स मिशन योजना 1942 ईस्वी में किसके समय आई थी? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किसके समय शुरू हुआ? लॉर्ड लिनलिथगो के बाद कौन बने हैं? लॉर्ड ब्रेकडाउन पॉलिसी से कौन संबंधित है? 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति किसके समय हुई है? कैबिनेट मिशन योजना का भारत आगमन किसके समय हुआ? मुसलमानों ने 16 अगस्त 1946 को जो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था उस समय भारतीय वायसराय कौन थे? नौसैनिक विद्रोह फरवरी 1946 में किसके समय हुए? लॉर्ड वेवेल के बाद अगले वायसराय बनकर कौन आए? भारत का अंतिम वायसराय, भारत का अंतिम वायसराय, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, आजादी के समय गवर्नर जनरल। महात्मा गांधी की मृत्यु किसके समय हुई? महात्मा गांधी की हत्या किसके समय हुई? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राज, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। समझ गए? और इस पद को खत्म करके कौन सा पद लाया गया? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र। दीजिए, लिखिए। लिखिए, लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय हुए। लिखिए, लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय हुए। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय हुए। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय हुए। इन्हीं के समय 30 जनवरी 1948 को, इन्हीं के समय 30 जनवरी 1948 को, इन्हीं के समय 30 जनवरी 1948 को, इन्हीं के समय 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी। लॉर्ड वेवेल के समय, नेक्स्ट पॉइंट, लॉर्ड वेवेल के समय, लॉर्ड वेवेल के समय, अगला पॉइंट, लॉर्ड वेवेल के समय 1945 ईस्वी में,
लॉर्ड वेवेल के समय 1945 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। लॉर्ड वेवेल के समय 1945 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। इन्हीं के समय, उसी में इन्हीं के समय 16 अगस्त 1946 ईस्वी से, इन्हीं के समय 16 अगस्त 1946 ईस्वी से, इन्हीं के समय 16 अगस्त 1946 ईस्वी से, इन्हीं के समय 16 अगस्त 1946 ईस्वी से भारत में दंगा की शुरुआत हुई। भारत में दंगा की शुरुआत हुई। नेक्स्ट पॉइंट, लॉर्ड वेवेल ही ब्रेक डाउन पॉलिसी से संबंधित है। लॉर्ड वेवेल ही ब्रेक डाउन पॉलिसी से संबंधित है। लॉर्ड वेवेल ही ब्रेक डाउन पॉलिसी से संबंधित है। लॉर्ड वेवेल ही ब्रेक डाउन पॉलिसी से संबंधित है। लॉर्ड वेवेल ही ब्रेक डाउन पॉलिसी से संबंधित है। इन्हीं के समय फरवरी 1918 ईस्वी में नौसैनिक विद्रोह हुए। लॉर्ड वेवेल ब्रेक डाउन पॉलिसी से संबंधित है। इन्हीं के समय लॉर्ड वेवेल ब्रेक डाउन पॉलिसी से संबंधित है। इन्हीं के समय फरवरी 1946 ईस्वी में नौसैनिक विद्रोह हुए। नेक्स्ट पॉइंट, अगस्त प्रस्ताव का संबंध लॉर्ड लिनलिथगो से है। अगस्त प्रस्ताव का संबंध लॉर्ड लिनलिथगो से है। अगस्त प्रस्ताव का संबंध लॉर्ड लिनलिथगो से है। नेक्स्ट पॉइंट, लिनलिथगो के समय में ही 1942 ईस्वी में, लॉर्ड लिनलिथगो के समय में ही 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन योजना का भारत आगमन। लॉर्ड लिनलिथगो के समय में ही 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन योजना का भारत आगमन और वर्ष 1940 ईस्वी में, और वर्ष 1940 ईस्वी में, और वर्ष 1940 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा, और वर्ष 1940 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की गई। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की गई। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की गई। आगे, लॉर्ड वेलिंगटन एक ऐसे भारतीय वायसराय हुए। नेक्स्ट पॉइंट, लॉर्ड वेलिंगटन एक ऐसे भारतीय वायसराय हुए लॉर्ड वेलिंगटन एक ऐसे भारतीय वायसराय हुए जो कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में भाग लिया। जो कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में भाग लिया। जो कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में भाग लिया। इन्हीं के समय लॉर्ड वेलिंगटन एक ऐसे भारतीय वायसराय हुए जो कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में भाग लिया। इन्हीं के समय 1932 में पूना समझौता, 1932 में पूना समझौता, 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति, 1932 में पूना समझौता और 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति, 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति और 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित हुआ। और 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित हुआ। और 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित हुआ। आगे,
लॉर्ड इरविन के समय में ही लंदन में, अगला, लॉर्ड इरविन के समय में ही लंदन में लॉर्ड इरविन के समय में ही लंदन में साइमन कमीशन आयोग का गठन हुआ। लॉर्ड इरविन के समय में ही लंदन में 8 नवंबर 1927 ईस्वी को लॉर्ड इरविन के समय में ही लंदन में लॉर्ड इरविन के समय में ही लंदन में साइमन कमीशन आयोग का गठन 8 नवंबर 1927 ईस्वी को हुआ। लॉर्ड इरविन के समय में ही लंदन में साइमन कमीशन आयोग का गठन 8 नवंबर 1927 ईस्वी को हुआ। 8 नवंबर 1927 ईस्वी को हुआ। 8 नवंबर 1927 ईस्वी को हुआ। इन्हीं के समय साइमन कमीशन आयोग ने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1930 ईस्वी में दी। इन्हीं के समय साइमन कमीशन आयोग ने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1930 में दी। इन्हीं के समय साइमन कमीशन आयोग ने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1930 में दी। इसी रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में आयोजित हुए। इसी रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में हुए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में हुए। लॉर्ड रीडिंग के समय 1925 ईस्वी में काकोरी कांड हुए। लॉर्ड रीडिंग के समय 1925 ईस्वी में काकोरी कांड हुए। लॉर्ड रीडिंग के समय 1925 ईस्वी में काकोरी कांड हुए। लॉर्ड रीडिंग के समय 1925 ईस्वी में काकोरी कांड हुए। लॉर्ड रीडिंग के समय 1925 ईस्वी में काकोरी कांड हुए। आगे आगे लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय 1917 में चंपारण सत्याग्रह। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय 1917 में चंपारण सत्याग्रह, कोमा 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, कोमा खेरा सत्याग्रह। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, कोमा 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, कोमा खेरा सत्याग्रह और प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, कोमा खेरा सत्याग्रह और प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। और प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। आगे हार्डिंग द्वितीय के समय 22 मार्च 1912 को बिहार का गठन हुआ। हार्डिंग द्वितीय के समय 22 मार्च 1912 को बिहार का गठन हुआ। हार्डिंग द्वितीय के समय 22 मार्च 1912 को बिहार का गठन हुआ। हार्डिंग द्वितीय के समय 22 मार्च 1912 को बिहार का गठन हुआ। हार्डिंग द्वितीय के समय 22 मार्च 1912 को बिहार का गठन हुआ। चलिए अब सुन लीजिए, यहां तक हो गया है। अगला चैप्टर है 18वीं सदी में स्थापित नवीन स्वायत्त राज्य। हैदराबाद, अवध, मैसूर,
सिख धर्म, इस सब को पढ़ना है। फिर 1857 का विद्रोह। ठीक है, चलिए सुन लीजिए। इससे आगे मिलते हैं अगले क्लास में। लड़की लोग निकलिए। धन्यवाद सभी लोगों का। लड़की को निकलने दीजिए, फिर हम निकलेंगे, उसके बाद कोई निकलेगा।